बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 9 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। यानी आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा कि थर्ड पीरियड वाली जो हेडिंग थी, जो आपको कंटिन्यूसली इस चैप्टर में नजर आ रही थी, जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते थे तो आपके सामने थर्ड पीरियड लिखा हुआ आ जाता था, तो वो थर्ड पीरियड वाली हेडिंग अब खत्म हो गई। यानी थर्ड पीरियड को हमने खत्म कर दिया। उसके हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने देख ली इस चैप्टर के हवाले से। तो थर्ड पीरियड के अंदर मैंने जब शुरू में ही आपसे कह दिया था कि हम लोग दो चीजें स्टडी करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने 3 केमिकल रिएक्शन पढ़ने होते हैं, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। अब उसी तरह जिस तरह हमने थर्ड पीरियड को देखा था, सेम वही चीज, वही सारी चीजें रिपीट होंगी, लेकिन अब हमारे पास एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। अब थर्ड पीरियड की बजाय हमारे पास अब ग्रुप्स की स्टडी आ गई है, और ग्रुप्स के अंदर हमारे पास ग्रुप 1 की आज स्टडी है। यानी हम जिस तरह हमने थर्ड पीरियड की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, सेम वही चीज है कि आज हम लोग ग्रुप 1 की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास फिर ग्रुप 1 की क्या आ जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में वही चीजें जो हमने थर्ड पीरियड में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था जी? रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको थर्ड पीरियड का टॉपिक आ जाए, उसकी तमाम चीजें, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके जहन में बैठ जाएं या आपको एक आइडिया हो जाए, तो आगे जो ग्रुप्स की स्टडी है वो बहुत आसान हो जाती है। और आज का भी लेक्चर आप देखेंगे कि बहुत आसान लेक्चर है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीजें नहीं हैं, एक्सेप्शनल चीजें नहीं हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं। और वो तमाम बातें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, वो तमाम चीजें यूं समझ लें कि हम लोग एक रिवीजन का लेक्चर कर रहे हैं। जो आप लोगों ने पहले 9th-10th में, फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा, वो तमाम चीजें आप यूं समझे कि रिकॉल होने वाली। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्योंकि हम लोग ग्रुप 1 की आज बात करेंगे और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नाम, ये तमाम स्टूडेंट्स को, मेरा ख्याल है 99% स्टूडेंट्स को पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के तो नाम याद होते ही हैं। और इसके लिए वो लाइन लिखवाई जाती है, हाली ने की रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, वैसे तो हाइड्रोजन लिखा हुआ होता है यहाँ सबसे ऊपर, लेकिन एक चीज याद रखें, हाइड्रोजन जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी एक ग्रुप के साथ मैच नहीं करती। जब आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता है ना कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नाम बताएं, तो आप उसमें हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते। एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ग्रुप 1 के अंदर तमाम की तमाम मेटल्स हैं। ये देखें, तमाम मेटल्स हैं, इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। अब ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स हैं, तो इसलिए अब उसकी नेचर ही डिफरेंट है। फिर अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर वो नॉन मेटल है और ये मेटल है, फिर उसको लिखा क्यों जाता है? सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी कोई और जगह बनती नहीं है। उसको हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक तरतीब में आ जाता है, अदरवाइज उसकी कोई स्पेसिफिक जगह है ही नहीं। उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ मैच नहीं करती, लेकिन मजबूरी की वजह से हम लोगों को उसको ग्रुप 1 में लिखना पड़ता है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 वाली नहीं है। तो ग्रुप 1 जो स्टार्ट होता है वो लिथियम से स्टार्ट होता है, और आप देख लें हाइड्रोजन का नाम भी इनके साथ मैच नहीं करता। मेटल्स के नाम के आखिर में IUM आता है, आप देख लें लिथियम, सोडियम, सब के अंदर IUM आ रहा है, लेकिन क्या हाइड्रोजन में IUM आता है? हाइड्रोजन में तो नहीं आता। हाइड्रोजन तो वैसे भी इनके नाम से ही अगेंस्ट जा रही है। तो ये तो एक थी हाइड्रोजन के हवाले से इंफॉर्मेशन। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के अंदर। इसको ग्रुप फर्स्ट भी कहते हैं और इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। अब ये अक्सर पेपर में सवाल आ जाता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, तो आप इसमें 2 रीजन बताते हैं। एक इसके अंदर जो रीजन होती है वो ये होती है, व्हेन दे आर dissolved in water they produce alkaline solution। एक तो ये रीजन होती है कि जैसे आप सोडियम है ना,
सोडियम को आप पानी में डाल दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। आप पोटाशियम को पानी में डाल दें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसलिए वो भी एक अल्कलाइन सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। अल्कलाइन और बेसिक एक ही चीज है। दूसरी इसकी रीजन होती है, अल्कली इज एन अरेबिक वर्ड which means ashes। अल्कली जो है ये बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एशिज यानी राख, उर्दू में हम इसको राख बोलते हैं। These metals are present in plant ashes। जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं ना, तो उस लकड़ी की जो राख होती है उसमें ये मेटल्स होती हैं, इसलिए भी इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, यानी एशिज वाली मेटल्स। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बकायदा इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस की अब मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इनके ट्रेंड्स बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन हम लोगों ने थर्ड पीरियड के अंदर देख ली थी। एटॉमिक रेडियस की क्या डेफिनेशन है? द साइज ऑफ एन एटम और द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब थर्ड पीरियड में हम लोग सारी चीजें अलोंग द पीरियड डिस्कस किया करते थे। अब चूंकि हम लोग ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो हमने बस इन्हीं ग्रुप 1 के ऊपर ही कंसाइज रहना है, इन्हीं के ऊपर ही हमने बात करनी है। तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी 9th क्लास के बच्चे से भी पूछूं कि अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है, तो वो भी बता देगा कि सर अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और आप देख सकते हैं लिथियम के बाद सेकंड एलिमेंट सोडियम है, तो लिथियम के मुकाबले में सोडियम का साइज बड़ा है। फिर पोटाशियम है, इसका साइज और बड़ा है, रुबिडियम का साइज भी बढ़ गया, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। यानी अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। अब ये रीजन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ कि अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। और यही ट्रेंड आपको तमाम ग्रुप्स में देखने को मिलेगा। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें ऐसा हो कि एटॉमिक साइज बढ़ने की बजाय कम हो गया। तो तमाम ग्रुप्स के अंदर, और हम लोग चूंकि ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में क्या है, बाकी तमाम ग्रुप्स की तरह एटम का साइज बढ़ रहा है, और इसको हमने एक ग्राफ की मदद से बड़ा क्लियरली देख लिया है, और कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये डेफिनेशन तो आपने लिख ली। हमने इसका बताना है ट्रेंड कि ग्रुप 1 के अंदर इसका क्या ट्रेंड होगा। तो जिस तरह बाकी तमाम ग्रुप्स में होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा होता है कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आप देख सकते हैं लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, पोटाशियम की कम है, सॉरी सोडियम की कम है, पोटाशियम की उससे कम है, देन रुबिडियम की कम है, सीजियम की सबसे कम है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये डिपेंड करती है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, जिसको एटॉमिक साइज कहते हैं। तो इन तीन चीजों के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, और यही चीजें डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। मेरे ख्याल से एटॉमिक साइज एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को भी हम एटॉमिक साइज की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी एटॉमिक साइज की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एटॉमिक साइज का ट्रेंड आप लोगों को पता होता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और ये एक वाहिद चीज है जो इंक्रीज होती है, बाकी तमाम चीजें डिक्रीज होती हैं। आप देख लें एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती हैं एटॉमिक साइज के अलावा। आगे अगर कोई ऐसी चीज आएगी जो अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होगी तो वो देख लेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी और बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं। अब इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron
कि जब एक बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद भी एक एटम ऐसा होता है जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल आप HCl के अंदर बड़ा क्लियर देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसमें क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें तो ये भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। देन हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ग्रुप 1 की बात हो रही है तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये जो आपके सामने ऑरेंज से कलर में है ये मेल्टिंग पॉइंट और जो ब्लू है ये बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट देखें ग्राफ काफी ऊपर है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सोडियम का ग्राफ इसके मुकाबले में कम है, पोटेशियम का उससे कम है, रुबिडियम का उससे कम है, सीजियम का उससे भी कम है। यानी हम एक जनरल ट्रेंड देखें तो वो ये है कि अलोंग द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सवाल ये है कि भाई एटॉमिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये अलोंग द ग्रुप डिक्रीज क्यों हुआ। चलिए बाकी में तो आप रीजन बता देते हैं ना कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होती है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम हो जाती है, एटम का साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में आप क्या रीजन देंगे, है इसके अंदर भी एटॉमिक साइज ही, लेकिन एक चीज याद रखें, जब एटम का साइज बड़ा होगा तो बड़े साइज के एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। लिथियम का साइज अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स में सबसे छोटा है, तो लिथियम इसी वजह से सबसे हार्ड और सबसे लाइट मेटल है। तो याद रखें स्मॉल साइज एटम्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस। क्योंकि हम लोग सिर्फ मेटल्स की बात करें, ये इंटर एटॉमिक, लिथियम का एक एटम लिथियम के दूसरे एटम को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। सोडियम लिथियम के मुकाबले में बड़ा है, इसका एक एटम दूसरे एटम को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता जितना लिथियम अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से सोडियम क्या होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। आपने इसमें मेरे एक लेक्चर में भी देखा होगा जब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि सोडियम को आप किसी छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती है। लेकिन सोडियम के मुकाबले में अगर लिथियम को देखें तो वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती कि उसको आप छुरी की मदद से काट लें। लिथियम ऐसे होती है जैसे आयरन है आपका, आयरन आप देखें कितनी सख्त मेटल है, तो बिल्कुल लिथियम भी उसकी तरह बिहेव करती है और बड़ी हार्ड मेटल होती है। क्या वजह है, क्योंकि एटम के साइज छोटे हैं। छोटे साइज के एटम बड़े ही स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं तो आप देखें एटम्स के साइज बड़ा होता जाएगा, पोटेशियम का साइज उससे भी बड़ा होगा, रुबिडियम का उससे बड़ा होगा। तो बड़े साइज का एटम बड़े साइज के एटम को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड या इंटर एटॉमिक फोर्सेस वीक हो जाती हैं। और क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है तो मेटल्स के अंदर जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं वो मेटालिक बॉन्ड ही होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो भी सेम यही चीज है कि लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और अलोंग द ग्रुप आप देख सकते हैं इसमें ग्रेजुअल डिक्रीज आपको नजर आ रहा है। तो ये भी आप लोगों ने बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको जाहिर ये ग्राफ देख के लगता है जिस तरह ये वाली अगर मैं डायग्राम देखूं, ये पोटेशियम और रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम लग रही है, तो वो कहते हैं सर ये तो ऑलमोस्ट सेम आ रही है, ये डिक्रीज तो नहीं हो रही। तो अगर हम क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक जनरल ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पॉइंट्स के अंदर इनकी वैल्यूज में फर्क होता है, तो वो ग्राफ के ऊपर तो शो नहीं होता उस तरह से, लेकिन पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज में फर्क होता है। तो इसलिए हम वो जो जनरल बात कर रहे होते हैं ये चीज अलोंग द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, वो बात हमारी ठीक ही रहती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी अब तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया। फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस में देखें, एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप बढ़ रहा है, कहीं पर जाकर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि बढ़ना था कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी में अलोंग द ग्रुप डिक्रीज आ रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे बढ़नी थी तो कम हो गई, ये डिक्रीज उसी तरह से ग्रेजुअली आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम वही चीज है, कहीं पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से चलता आ रहा है जिस तरह उसको होना चाहिए। और लास्ट चीज है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक छोटी सी जगह पे कोई चीज अपना कितना मास कैरी कर सकती है, ये उसकी डेंसिटी कहलाता है।
जिस तरह मैं कहता हूँ कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, तो कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी? तो देखें दोनों का वजन सेम है, दोनों का वेट सेम है, दोनों का मास सेम है, तो वेट के हिसाब से तो दोनों बराबर है। 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, दोनों का वजन बराबर है। लेकिन 1 किलो लोहा जो है वो छोटी सी जगह पर आ जाएगा। आप किलो का वेट जब दुकान पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं वो जो एक बना हुआ होता है वेट, कितनी सी जगह पे वो 1 किलो आयरन आया जो है आप देख सकते हैं पड़ा होता है। लेकिन 1 किलो रुई है अगर आपके पास, कॉटन है, तो वो उतनी जगह पर नहीं आएगी जितनी जगह पर वो 1 किलो लोहा आ रहा था। तो यहाँ से आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है कि एक छोटी सी जगह पे एक खास वॉल्यूम में कोई चीज अपना कितना मास कैरी कर सकती है, ये उसकी डेंसिटी है। लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है और रुई की डेंसिटी कम है। तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो एक छोटी जगह पर ज्यादा मास कैरी करेगा, वो भारी होगा। दूसरे लफ्जों में वो एक छोटी जगह पर मास भी ज्यादा कैरी करेगा और भारी भी होगा, उसके एटम एक दूसरे के करीब करीब होंगे। अब जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ने की वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, डेंसिटी बढ़ती जाती है, चीजें भारी होती जाती हैं। अब देखिए लिथियम जो होती है ना, मैंने पीछे जिक्र हो रहा था तो मैंने कहा था इट इज द लाइटेस्ट मेटल, यानी सबसे हल्की मेटल है अपने ग्रुप के अंदर। जैसे आप सोडियम पे आते हैं ये थोड़ी सी भारी हो जाती है। देन पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम और सीजियम में देखें तो डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इनसे भी भारी हो जाती है। तो पहले तो डेंसिटी का जरा एक दफा जो है वो ट्रेंड देख लें कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये है कि अलोंग द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज आता है, मैस में इंक्रीज आता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ये थोड़ा सा हमें मसला नजर आता है। हम ये कहते हैं कि डेंसिटी इंक्रीजेज अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो लिथियम की डेंसिटी कम है, सोडियम की ज्यादा है, तो ठीक है। तो पोटाशियम की ज्यादा होनी चाहिए, यानी इसका ग्राफ यूं होना चाहिए था ना, ऊपर होना चाहिए था। लेकिन पोटाशियम के केस में हमें नजर आ रहा है कि पोटाशियम का जो ग्राफ है वो नीचे है, इसको होना ऊपर चाहिए था, ये नीचे है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, कम है। एनीवेज जब हम आगे चलते हैं रुबिडियम पे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, होनी भी ज्यादा चाहिए थी क्योंकि हम कहते हैं कि लॉन्ग द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है। सीजियम की उससे भी ज्यादा है। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर ये मसला नजर आ रहा है। पहले तो ये मसला समझे ना, ये मसला है किन दो एलिमेंट्स के दरमियान, ये सोडियम और पोटाशियम के दरमियान ये मसला है। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो क्या है 1s2, बल्कि मैं इसको यूं बताता हूं, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर है 11, 11 एटॉमिक नंबर है इसका। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, यानी टोटल इसके पास 3 शेल हैं और तीसरे शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8 और चौथे में 1, यानी पोटाशियम के पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 4 हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें तीसरे शेल के अंदर होने चाहिए थे पोटाशियम में 18, लेकिन उसके बाद 18 तो थे नहीं, उसके पास 9 थे, तो 9 में से 8 उसने तीसरे में रख लिए, एक को वो चौथे में ले गया। अब यूं समझे कि शेल जो है ना उसके पास वो बहुत ज्यादा है, उसका साइज बहुत बढ़ गया है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें उतने ज्यादा नहीं है। तीसरे में 18 होने चाहिए थे लेकिन उसके पास 8 हैं, चौथे में उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो शेल पूरा नहीं होगा, शेल तो उतना ही होगा, शेल तो पूरा ही होगा ना सर्कल। तो चौथे में तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इतना बड़ा शेल है पोटाशियम का और उसने रखा, उसने कितना 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ। तो असल में होता यह है कि पोटाशियम का साइज या पोटाशियम का जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ते। रुबिडियम में देखें ना, इसके तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है शेल। तो इसमें अगर रुबिडियम में अगर शेल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, जितना सीजियम में भी शेल बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। सीजियम में क्या होता है, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें इंक्रीज हो रहे हैं।
तो पोटाशियम के केस में ये होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते जितने शेल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज mass पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारी बुक में रीजन दी हुई है कि पोटाशियम का जो अनयूजुअल इंक्रीज है साइज का, उसकी वजह से पोटाशियम की डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। दूसरे लफ्जों में, पोटाशियम के पास शेल्स ज्यादा हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैस नहीं बढ़ता। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, फार्मूले के मुताबिक जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। और इसी तरह अगर उसका मैस भी बढ़ता तो डेंसिटी नॉर्मल रहती, जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या है, मैस नहीं बढ़ता, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये तो था हमारे पास डेंसिटी का एक ग्राफ, जिसमें हमें एक जगह पे एक एनॉमलस बिहेवियर देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास थी ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें सिर्फ एक डेंसिटी वाला टॉपिक ऐसा था, डेंसिटी वाला ग्राफ ऐसा था जिसमें हमें एक अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला। बाकी हमने जितनी चीजें पढ़ी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसी के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तमाम चीजें ग्रेजुअली डिक्रीज होती हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम लोग ग्रुप 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी से मैंने आपको बता दिया, और हमने थर्ड पीरियड में भी देखा था कि हम क्या चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। ये 3 रिएक्शन पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके जी, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।